नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कवि नागार्जुन की रचना बादल को घिरते देखा है पर आधारित MCQs पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में इस कविता का सस्वर वाचन करते हुए इसका भावार्थ आपको अच्छी तरह समझाया था। आज की कक्षा में हम इस कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर समझने जा रहे हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकें। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि बादल को घिरते देखा है कवि नागार्जुन की हिमालय पर्वत के संबंध में लिखी गई ये कविता है, जिसमें हिमालय पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हिमालय पर्वत पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से हमेशा ढकी रहती हैं। मानसरोवर में सोने के रंग जैसे कमल खिले रहते हैं, जिनमें हंस तैरते रहते हैं। इसके बाद कवि ने चकवा और चकवी का वर्णन किया था। मानसरोवर में वर्षा के दिनों में मैदानी इलाकों से आने वाले पक्षियों के बारे में बताया था। वहाँ पर रहने वाली देवलोक की किन्नर जाति और उनके रहन सहन का भी इस कविता में कवि ने वर्णन किया था। तो अब इस कविता पर जो संभावित MCQs प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ, जो परीक्षा पत्र में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही जल्दी आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं: 1 सन 1910 में, 2 सन 1911 में, 3 सन 1912 में, 4 सन 1913 में। तो सही उत्तर है, कविता के जो कवि हैं नागार्जुन, इनका जन्म सन 1911 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शंस हैं: नंबर 1 वैद्यनाथ मिश्र, नंबर 2 प्रेमनाथ मिश्र, नंबर 3 आलोकनाथ मिश्र, नंबर 4 अवधेश मिश्र। तो सही उत्तर है, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। प्रश्न 3, वे मैथिली में किस नाम से लिखते थे? आपके ऑप्शन हैं: नंबर 1 पथिक के नाम से, नंबर 2 मुसाफिर के नाम से, नंबर 3 यात्री के नाम से, नंबर 4 बटोही के नाम से। तो सही उत्तर है, वे पथिक के नाम से मैथिली भाषा में लिखते थे। प्रश्न 4, नागार्जुन ने किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? आपके ऑप्शन है: नंबर 1 विश्वामित्र, नंबर 2 पराग, नंबर 3 विश्वबंधु, नंबर 4 जनचेतना। तो सही उत्तर है विश्वबंधु। उन्होंने विश्वबंधु नाम की साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? ऑप्शन है: नंबर 1 प्यासी पथराई आँखें, 2 सतरंगे पंखों वाली, 3 रत्नगर्भा, 4 उर्वशी। तो इसमें सही उत्तर है उर्वशी। उर्वशी नागार्जुन की लिखी गई रचना नहीं है, बाकी तीनों उनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार नागार्जुन को नहीं मिला? नंबर 1 ज्ञानपीठ पुरस्कार, नंबर 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, नंबर 3 शिखर सम्मान पुरस्कार, नंबर 4 भारत भारती पुरस्कार। तो बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें नहीं मिला था, बाकी तीनों पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया था। अब कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। 1, कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चिढ़ता है? आपके ऑप्शन हैं: क्योंकि कस्तूरी उसकी नाभि में होती है और वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, नंबर 2 उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, नंबर 3 वह निश्चिंत मन वाला नहीं होता, नंबर 4 भटकना उसकी नियति होती है। तो सही उत्तर है कि कस्तूरी जो है उसकी नाभि में ही होती है, वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, उसकी तलाश में इधर उधर भागता रहता है और अपने पर ही चिढ़ता रहता है। प्रश्न 8 है, कालिदास ने किसको दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था? आपके ऑप्शन है: नंबर 1 बादलों को, नंबर 2 पक्षी को, नंबर 3 मृग को, नंबर 4 किन्नर को। तो सही उत्तर है, कालिदास ने बादलों को दूत बनाकर अलकापुरी भेजा था। इसीलिए उनके महाकाव्य का शीर्षक भी है मेघदूत। मेघ को दूत बनाकर, मेघ मतलब बादल, बादल को उन्होंने दूत बनाकर भेजा था। प्रश्न 9 है, जाने दो वह कवि कल्पित था में जाने दो किसके लिए प्रयोग हुआ है?
नंबर 1 कालिदास के मेघदूत के लिए, नंबर 2 कस्तूरी मृग के लिए, नंबर 3 किन्नर किन्नरियों के लिए, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो पहला उत्तर सही है, जाने दो कालिदास के मेघदूत के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि कभी कवि को अब वह मेघदूत हिमालय पर कहीं दिखाई नहीं देता। प्रश्न 10 है, बादल को घिरते देखा है कविता में किस गुण की प्रधानता है? आपके ऑप्शन है बादल के विविध रूपों के चित्रण की, दूसरा चित्रमयी भाषा शैली की, तीसरा तत्सम शब्दावली की, चौथा हिमालय के सुंदर वनवासियों के वर्णन की। तो बेटा यहाँ पर चित्रमयी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, इसलिए नंबर 2 ऑप्शन सही है। चित्र, कवि ने वहाँ ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया है कि हिमालय पर्वत का पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने साकार हो उठता है। प्रश्न 11 है, प्रातःकाल हिमालय के शिखर कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपके ऑप्शन है नंबर 1 चांदी की तरह सफ़ेद, नंबर 2 सोने की तरह, नंबर 3 स्वच्छता से परिपूर्ण, नंबर 4 वृक्षों से युक्त। तो इसमें नंबर 2 सही उत्तर है, सोने की तरह। कवि ने प्रयोग भी किया है स्वर्णिम शब्द हिमालय के शिखरों के लिए। प्रश्न 12 है, कुबेर कौन था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 देवताओं का वित्त मंत्री, दूसरा देवताओं का राजा, 3 अलकापुरी का राजा, 4 मेघ को दूध बनाकर भेजने वाला। तो सही उत्तर है कुबेर देवताओं का वित्त मंत्री था, उसे धन का राजा माना जाता है। प्रश्न 13 है, कालिदास ने गंगा अवतरण कहाँ से बताया है? नंबर 1 आकाश से, नंबर 2 स्वर्ग से, नंबर 3 हिमालय से, नंबर 4 शिवजी की जटाओं से। तो कालिदास ने गंगा का उतरना आकाश से बताया है, नंबर 1 ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। प्रश्न 14 है, झंझानिल का क्या अर्थ है? नंबर 1 भयंकर तूफान, नंबर 2 मंद पवन, नंबर 3 सुखद पवन, नंबर 4 हिमालय पर्वत पर चलने वाली हवा। तो झंझानिल का सही अर्थ है भयंकर तूफान। पहाड़ों पर जो बर्फीले तूफान आते हैं उन्हें झंझानिल कहते हैं। प्रश्न 15 है, किन्नरों ने किसकी माला पहन रखी है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 कमल के फूलों की, नंबर 2 गेंदे के फूलों की, नंबर 3 इंद्रनील की, नंबर 4 वन के फूलों की। तो सही उत्तर है उन्होंने इंद्रनील की माला पहन रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नरों की आंखें कैसी हो रही हैं? नंबर 1 नीले रंग की, नंबर 2 सफ़ेद, नंबर 3 चमकदार, नंबर 4 मदिरा के कारण लाल। तो बच्चों यहाँ सही उत्तर है उनकी आंखें मदिरा के कारण लाल हो रही हैं। अगला प्रश्न है, गिरी के शिखरों को अमल धवल क्यों कहा है? आपके ऑप्शन हैं गिरी के शिखरों पर सफ़ेद बर्फ पड़ी है, नंबर 2 गिरी के शिखर अमल और धवल होते हैं, नंबर 3 वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, नंबर 4 वहाँ का वातावरण शांत होता है। तो सही उत्तर है गिरी के शिखरों पर सफ़ेद बर्फ पड़ी हुई है, इसीलिए कवि ने उन्हें अमल धवल कहा है। अगला प्रश्न है, गिरी के शिखरों पर वर्षा की बूंदें किस प्रकार गिरती हैं? आपके ऑप्शन है नंबर 1 धीरे धीरे, नंबर 2 बहुत तेज़, नंबर 3 बर्फ़ के कणों के रूप में, नंबर 4 जल के बूंद के रूप में। तो इसका उत्तर सही है नंबर 3 बर्फ़ के कणों के रूप में, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के कंधे किसे कहा गया है? नंबर 1 हिमालय की चोटियों को, नंबर 2 हिमालय की उपत्यकाओं को, नंबर 3 हिमालय की घाटियों को, नंबर 4 हिमालय की चोटियों के नीचे समतल भूमि को जहाँ पानी इकट्ठा हो सकता है। तो नंबर 4 ऑप्शन सही है, हिमालय के कंधे हिमालय की चोटियों के बीच में जो समतल भूमि है उसे कहा गया है, जहाँ पानी इकट्ठा होने से छोटी छोटी झीलें बन जाती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की झीलों में हंस किस लिए आते हैं? नंबर 1 प्रवास के लिए, नंबर 2 अधिवास के लिए, नंबर 3 मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए, नंबर 4 मन बहलाने के लिए। तो
तो कवि ने स्पष्ट कहा है कि मैदानी इलाकों में जब पावस की उमस हो जाती है तो उस भीषण गर्मी से उमस से बचने के लिए वो हिमालय पर्वत की झीलों में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इन सरोवरों में हंस क्या खोजते हैं? नंबर 1 मछलियाँ, नंबर 2 कमलनाल के भीतर स्थित रेशे, नंबर 3 मोती, नंबर 4 सीप। तो यहाँ पर हंस कमलनाल के भीतर में स्थित कोमल रेशों को खोजकर खाते हैं। वह उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, चकवा चकवी के बारे में क्या प्रचलित है? नंबर 1 वे रात में इकट्ठे हो जाते हैं, नंबर 2 वे चांद की ओर एकटक देखते हैं, नंबर 3 रात के समय वे इकट्ठे नहीं रहते, चौथा वे उड़ नहीं सकते। तो चकवा चकवी के बारे में ये प्रचलित है कि वो रात होते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, रात भर एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है, चकवा चकवी का क्रंदन कब बंद होता है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 रात होने पर, नंबर 2 दोपहर होने पर, नंबर 3 संध्या के समय, नंबर 4 प्रातःकाल होने पर। तो उनका क्रंदन प्रातःकाल होने पर बंद हो जाता है, वो पुनः एक दूसरे से मिल जाते हैं। कवि ने हरी दरी किसे कहा है? नंबर 1 पानी पर जमी काई को, नंबर 2 हरी घास को, नंबर 3 हरे पत्तों को, नंबर 4 पर्वत की चोटियों को। तो बच्चों यहाँ पानी पर जो हरी घास रूपी काई जम जाती है उसको कवि ने यहाँ हरी दरी कहा है। उसके लिए कवि ने पंक्ति भी प्रयोग की है, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर। शैवालों की हरी दरी पर निहित अलंकार का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है, नंबर 1 यमक, नंबर 2 रूपक, नंबर 3 उत्प्रेक्षा, नंबर 4 श्लेष। तो सही उत्तर है, शैवालों की हरी दरी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किन्नर किन्नरियों ने अपनी कुटिया किससे बनाई है? आपके ऑप्शन है, नंबर 1 मिट्टी से, नंबर 2 भोजपत्रों से, नंबर 3 घास से, नंबर 4 कपड़े से। तो सही उत्तर है, उन्होंने भोजपत्रों से अपनी कुटिया बनाई है। अगला प्रश्न है, किन्नर किन्नरियों की गर्दन किसके समान सुंदर है? कवि ने ऑप्शन दिए हैं, शंख के समान, नंबर 2 सुराही के समान, नंबर 3 मोर के समान, नंबर 4 शतुरमुर्ग की गर्दन के समान। तो यहाँ पर सही उत्तर नंबर 1 है, शंख के समान उनकी गर्दन सुंदर होती है। कवि ने कहा भी है, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, शंख के समान उनके गले सुघड़ हैं। अगला प्रश्न है, उन सभी के आसन किससे बने हैं? नंबर 1 शेर की खाल से, नंबर 2 चीते की खाल से, नंबर 3 ऊन से, नंबर 4 कस्तूरी मृग की खाल से। तो सही उत्तर है, उन सब के आसन कस्तूरी मृग की खाल से बने हैं। अंतिम प्रश्न है, शंख सरीखे सुघड़ गलों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? नंबर 1 रूपक, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 श्लेष, नंबर 4 वक्रोक्ति। तो सही उत्तर है, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों मुझे आशा है कविता पर आधारित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे आप उन सभी का उत्तर देने में अब सक्षम हैं, क्योंकि आपने इन सभी MCQs को अच्छे से समझ लिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।